हाय एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेडिशन लॉ इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और कल के बाद से जैसे कि हमें पता है, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम बिकॉज ये जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ के जो मैटर होते हैं, इट्स वेरी वी कैन से पिंची बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि कितने जवान कल शहीद हुए हैं। इसके अलावा ये जो इंटरनल मैटर्स में जो मॉइस्ट या उग्रवादी है, ये जो कुछ भी चल रहे होते हैं, इनके ऊपर इन्हीं की वजह से एक तरीके से सेडिशन लॉ लाया गया था। ये ऐसे एंटी नेशनल या ऐसे एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी या सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, विद इन द इंडियन टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड द सेडिशन लॉ इन इंडिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ये है क्या। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है एक प्ली को, जिसमें बोला गया था कि प्लीज इस लॉ को री एग्जामिन करें अंडर दी, और ये लॉ किसमें आता है, अंडर दी 124A ऑफ सेक्शन आईपीसी। ओके, आईपीसी क्या है, इंडियन पीनल कोड। ओके, देन बैकग्राउंड अगर हम इसके बारे में बात करेंगे ना, 1837 में थॉमस मैक्यूले ने ड्राफ्ट किया था, बट ये जो है इनएक्सप्लिसिबली ओमिट हो गया था। फिर ये एनाक्ट किया गया था 1860 में। ठीक है, सेक्शन 124A जो है वो इंसर्ट किया था 1870 में एक अमेंडमेंट के अंदर सर जेम्स स्टीफन ने। ठीक है, और तब एनाक्ट किया था जब उन्हें लगा था कि काफी ज्यादा इंडिया में बवाल पैदा हो रहा है। क्यों? उस टाइम सेडिशन लॉ किन के लिए लाया गया था? उन लोगों के लिए जो बेसिकली उस टाइम में आजादी की मांग कर रहे थे। वो हमारे नोट पे फॉर इंडियंस इट वाज अ बेटर वे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि अगर हम सेडिशन लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये लोग तो हम पे चढ़ जाएंगे, हमें देश से बाहर निकाल देंगे, और एट द एंड वही हुआ। इसी लॉ की वजह से जितने भी आज तक क्रांतिकारी हमारे जेल में गए हैं, उनके ऊपर यही लॉ चार्ज किया गया था। ओके, फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर। सेकेंड थिंग, आजाद भारत जो कि है हमारा प्रेजेंट इंडिया, उसके अंदर सेडिशन लॉ इसलिए रखा गया जस्ट बिकॉज कोई एंटी नेशनल एलिमेंट लाइक टेररिस्ट या कोई ऐसे लोग जो एक प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ या हमारे जो देश के खिलाफ एक डिसअफेक्शन की भावना क्रिएट कर रहे हो, जो कि सिटीजन हो इंडियन की टेरिटरी के अंदर, तो उन पे ये सेडिशन लॉ इम्प्लीमेंट होता है। ओके, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस 1891 में रजिस्टर किया था, जब जोगेंद्र चंद्र बोस जो एडिटर थे न्यूज़पेपर के बंगोबासी, उन्होंने बुक एक लिखी थी, आर्टिकल लिखा था उसमें कि एज ऑफ कंसेंट बिल। ठीक है, और इसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद गांधी और बहुत सारे जितने भी लोग जिनको इम्प्रिजनमेंट, जिनको जेल जाना पड़ा था उस टाइम पे अपनी क्रांति के दौरान, या जब वो आजाद भारत की मांग कर रहे थे, तो वो सेडिशन लॉ के अंदर ही जाना पड़ा था। ओके, आपको बैक स्टोरी क्लियर हो गई कि उस टाइम ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था ताकि इंडियंस एक आजाद भारत की मांग को बंद कर दे। बट अब प्रेजेंट डे में ये इसीलिए लगाया गया ताकि जो एंटी नेशनल या कोई भी ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी या किसी तरीके से इंटरनल विद इन द इंटरनल बाउंड्रीज, जोग्राफिकल बाउंड्रीज में अगर इंडिया को किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी इंटीग्रिटी या यूनिटी को, तो उसके लिए सेडिशन लॉ रखा गया है। ओके, अब अगर हम बात करें सेडिशन लॉ की, तो इसमें क्या है, ये इंडियन पीनल कोड ने डिफाइन किया कि 124A के अंदर आएगा, जिसके अंदर कि कोई भी पर्सन brings or attempt to bring any hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection. This is the keyword that is called the disaffection towards the government established by the law in India, in form of either words, in form of written or spoken, or in terms of signals or in terms of visible representation. अब disaffection का मतलब है disloyalty और the feeling of enmity. ठीक है, however comments without exciting or attempting the excite hatred. अब यहाँ पे disaffection का मतलब है कि या तो आप disloyal हो, यानी जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मैं इंडिया में किसी ब्यूरोक्रेट की पोस्ट पे हूँ, ओके, और मैं उस इंटरनल इंफॉर्मेशन को मिस यूज करके किसी एनिमी कंट्री को दे रही हूँ या कहीं बाहर दे रही हूँ, उस केस में मेरे ऊपर ये सेडिशन लॉ भी जाएगा, जस्ट बिकॉज मेरे अंदर क्या है, एक डिसलॉयल्टी है अपने देश की तरफ। ठीक है, तो उस केसेस में ये सब लागू होता है। ओके,
अब ये क्या है, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें जो है प्रिजनमेंट 3 साल से शुरू होती है और लाइफ टाइम तक जाती है और इसके अलावा फाइन भी ऐड हो सकता है। अब इसमें जो एक पर्सन होता है वो चार्ज होता है अंडर दिस लॉ इज बैड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। अगर वो गवर्नमेंट जॉब पर है तो सबसे पहले चीज उसको गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया जाएगा। उसके बाद उसको अपनी जो पूरी लाइफ है वो विदाउट एनी पासपोर्ट जीनी पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड थिंग क्या है कि उसको हमेशा कोर्ट में प्रेजेंट या हाजिरी देनी पड़ेगी जब जब रिक्वायर्ड होगा। ओके, अब फेवर में क्या है इसके आर्गुमेंट्स। फर्स्ट चीज कि ये बहुत बढ़िया एक्ट है जब हमें बात आती है कि हमें एंटी नेशनल या टेररिस्ट एलिमेंट्स को कॉम्बैट करना है, उनसे डील करना है, तो उस केस में ये सेडिशन लॉ एक अहम भूमिका निभाता है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने जैसे कि बोला अभी कल भी वहां पे हुआ है, वहां पे मोस्ट इंसर्जेंसी या रिबेलियन ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, जो टाइम टू टाइम ऐसे इंटरनल सिक्योरिटीज में इश्यूज लाते रहते हैं, ठीक है, तो उन ग्रुप्स को एडवोकेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास एक मेन हथियार है। ओके, और इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट टू ओवरव्यू इट विद इन द वायलेंस और इलीगल मीन्स। continued existence of the government is essential for the political stability। obviously कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ इतना ज्यादा अनकंस्ट्रक्टिव हेट्रेड फैला दिया जाता है कि पॉलिटिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंडिया में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह पाती। तो उस केस में भी सेडिशन लॉ एक अहम भूमिका निभाता है। क्या बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही कर रहे हैं वो लोग, बट आप उनपे हेटेड नहीं डाल सकते, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेडिशन लॉ। ठीक है, it contempt of the court invites penal action and the same logic dictates that the contempt of the government should also attract punishment। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सेडिशन, यहाँ पे भी कुछ है कि कॉलोनियल एरा लॉ। सबसे पहले तो ये चीज कि ये पुराने टाइम से चल रहा है, ठीक है, उस टाइम में ये चीजें काफी ज्यादा इन थी, तो उस टाइम का ये लॉ है, बट कहीं ना कहीं हम इस चीज की जो प्रेजेंस चल रही है इन एलिमेंट्स की उसको हम डिक्लाइन नहीं कर सकते। ओके, अब राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 19, जिसके अंदर हमारे पास राइट है कि हम अपने थॉट्स अपने ओपिनियंस को आगे स्पीच में बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन रिटर्न, इन ओरल, इन व्हाटएवर वे वी वांट, सो वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। बट यहीं पे ही 124A क्या बोलता है कि गवर्नमेंट माइट गो बियॉन्ड द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देती है। उस केस में जब लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो उनपे कभी कभी सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 19, सॉरी यहाँ आसपास काफी ज्यादा आवाज है, उस चीज को काफी ज्यादा ये क्या कहते हैं इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, अब अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट। ऑब्वियसली अगर हर चीज में हर चीज अच्छी ही होएगी तो उस चीज को सुधारा कैसे जाएगा, उस चीज की ग्रोथ तो रुक जाएगी। तो वहीं डेमोक्रेसी में इट शुड बी देयर कि कहीं ना कहीं हर चीज के हमें पता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते हैं। अगर हम पॉजिटिव्स को हमेशा अच्छे से प्रेज कर रहे हैं तो नेगेटिव्स को भी बताना चाहिए ताकि उन पे काम हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज बोली गई कि ये डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है इन अ रॉन्ग वे, कि सेडिशन लॉ का मिसयूज भी किया जाता है कभी कभी एज अ टूल टू पर्सिक्यूट पॉलिटिकल डिसेंट। अब अगर हम बोले लोअर कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन का मतलब जुडिशरी की लैंग्वेज में होता है कि उस चीज का गिल्टी प्रूफ हो जाना कि हाँ उस एलिमेंट ने, उस पर्सन ने या उस ग्रुप ऑफ पीपल ने ये काम किया था। ओके, तो इन केसेस में देखा गया सेडिशन लॉ के केसेस में कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। ऑल्दो 2014 से 18 में ये केसेस 47 से 70 तक तो पहुंच रहे हैं इनकी पर ईयर लिमिट, बट कहीं ना कहीं not more than 1 or 2 cases resulted in conviction। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस चीज को हो सकता है एक पॉलिटिकल एजेंडाज में यूज किया जा रहा हो, इंटरनली पॉलिटिक्स के मैटर्स में यूज किया जा रहा हो, एनीथिंग, इट कुड बी XYZ, बट यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इसका जो कन्विक्शन रेट है वो काफी ज्यादा लो है। क्यों है? बिकॉज हो सकता है कि ऐसे ही किसी पे थोप दिया जाता हो और उसके बाद पता चलता हो कि नहीं वो पर्सन तो गिल्टी है ही नहीं, तो ये चीजें होती है। ओके, अगर हम बात करें वेग प्रोविजन ऑफ सेडिशन, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है यूज किया गया अंडर सेक्शन 124 लाइक डिसअफेक्शन। वेग का मतलब होता है किसी चीज का क्लियर ना होना, क्लैरिटी ना होना। अब यहाँ पे डिसअफेक्शन
वर्ड जो है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया, इंडियन पीनल कोड में डिफाइन नहीं किया गया। ओके, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि कहीं ना कहीं इस चीज के अलग अलग मीनिंग दिखाए जा सकते हैं, तो प्लीज इस चीज पे क्लैरिटी आए, ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अदर लीगल मैटर्स ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। कई बार क्या होता है कि इंडियन पीनल कोड और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, इनके पास प्रोविजन है टू पेनलाइज डिसरप्टिंग द पब्लिक ऑर्डर और ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट विद वायलेंस और इलीगल मीन्स। देयर आर सफिशिएंट फॉर प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटीग्रिटी। अब हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं सेडिशन लॉ के अलावा भी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो एक्ट्स अपने वे में कहीं ना कहीं वो एक्ट्स पूरे हैं कि वो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को और हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सेव कर सके। तो इतने ज्यादा सेडिशन लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट में मेनली यही बोला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें परसेप्शन ऑफ लॉ, तो इसमें क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि सेडिशन इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम में भी हमने 2010 में देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया लॉ रिफॉर्म कमीशन जो थी उन्होंने द टर्म सेडिशन को कहीं ना कहीं रिमूव ही कर दिया, ठीक है। बट इवन इन इंडिया अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ने पब्लिश किया एक कंसल्टेशन पेपर जिसमें रिकमेंड किया कि हमें रीथिंक और री अपील करना चाहिए सेक्शन 124A को, ठीक है। अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की विद इंटरनेशनल कन्वेंशन की कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस वर्ड को लेकर क्या सोच है या क्या है, तो उसमें 1979 में इंडिया ने राटिफाई किया कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में कि ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटेक्शन है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये कहीं ना कहीं इस चीज से थोड़ा बहुत उनके स्टैंडर्ड्स पे फर्क जा रहा है। हाउएवर कि ये जो मिसयूज है सेडिशन लॉ का या आर्बिट्री स्लैपिंग चार्जेस का, तो इसमें भी क्या है, इसमें इंडिया इनकंसिस्टेंट है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को लेके, यानी इंडिया इस चीज पे काफी ज्यादा स्टैंड नहीं ले पाता, वो सेडिशन लॉ के अगेंस्ट नहीं जा पाता, वो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने में ही लगा रहता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें क्लियर रहना चाहिए कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो इंडिया की लीगल ट्रेडिशन को इंक्लूड करें, ठीक है, चाहे उसमें क्रिटिसिज्म हो बट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। हमें प्रोटेस्ट करने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है और कहीं ना कहीं उस चीज पे एक डेमोक्रेसी है, इसीलिए हमें ये चीजें दी गई हैं। तो इट शुड बी रिमेन्स विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी हमें जो अपनी जो चीजें हैं उनको उन्हीं तक रखना चाहिए, ना कि इतना ज्यादा एंटी नेशनल एलिमेंट्स बनना चाहिए, ना कि इतना ज्यादा हमें ऑफ लिमिट जाना चाहिए कि हम पे एंटी नेशनल या टेररिस्ट का टैग लग जाए। ओके, तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि हमारे पास अपना राइट है, अपना प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, बट स्टिल वी हैव अ वे, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पीनल कोड में और दूसरे लॉज में ये सब चीजें डिफाइन है, तो इट शुड बी बेटर अगर हम अपने लिमिट्स में रह के काम करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इन्वोकिंग 124A should be restricted only to criminalize acts committed within the intention to disrupt public order और टू ओवरव्यू दी गवर्नमेंट। अब इधर साफ साफ बोला गया है कि 124A जो हमारा कंक्लूजन होना चाहिए उसमें कि 124A जो है उसको क्रिमिनलाइज एक्टिविटीज तक रखना चाहिए, ना कि उसको एक पब्लिक डोमेन में उस चीज की एंट्री होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, बट वहां जहाँ एंटी नेशनल या टेररिस्ट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इस चीज का कंक्लूजन ये निकलता है। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो जो कुछ मिस हैपनिंग्स हुई हैं हमें उस चीज से लेसन लेना चाहिए, हमें आर्टिकल अपना जो 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच उसका प्रयोग करना चाहिए, बट इन अ डिफाइंड मैनर, नॉट इन अ रॉन्ग मैनर। ओके, इसके अलावा कि हमें कई बार क्या होता है जब हेट स्पीचेस दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो बर्डन है, ये जो कुछ भी सेंटिमेंट्स है किसी के, उसको हर्ट ना करें या हम अपने आप को हर्ट ना करें। इट्स बेटर कि हम जो प्रेजेंट सिनेरियोस चल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, उनसे लेसन सीखें और उन पे काम करें, ना कि हम अपने देश के अंदर कोई ऐसी चीजें या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें जिससे कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हार्म पहुंचे, ठीक है। फर्स्ट चीज मैं फिर से बोलूंगी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स की लॉयलिटी, कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर रहें। हमारे पास हर चीज की फ्रीडम दी गई है जो चीज नेसेसरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट्स बेटर कि हर चीज को एक अच्छे वे में भी लें, और अगर उस चीज के नेगेटिव्स हैं तो उसको दिखाएं भी सही,
but in a defined way, in a constructive way. So yeah, that's all from my side. Hope you guys liked it. पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. सो डू चेक इट आउट. तब तक के लिए बाय बाय.